नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बीजेपी ने प्रचंड जीत के साथ सत्ता दोबारा हासिल कर ली है, लेकिन इस जीत ने पार्टी को कई सबक दिए हैं। सबक पश्चिम यूपी में जाटलैंड में हुए घाटे की भरपाई करने का है, तो लोकसभा में हासिल 50% मत प्रतिशत को फिर से 2024 में हासिल करने की चुनौती है। वहीं सपा के लिए बढ़त बनाने के बावजूद अभी भी सत्ता तक पहुंचने का जादुई आंकड़ा पार करने के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। उसे चिंतन करना होगा कैसे वे इस बढ़त या यूं कहे कि बीजेपी से छिटके ओबीसी को पाले में बरकरार रख सके, जिसके कारण वे बीजेपी को चुनाव प्रचार के दौरान काफी हद तक परेशान करने में कामयाब रही है। इन चुनावों की सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के यूपी में पार्टी की कमान संभालने के बावजूद राज्य में कांग्रेस का मत फीसद आधा रह गया। उधर 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में 206 सीटें जीतकर सत्ता में आने वाली मायावती की बहुजन समाज पार्टी 15 साल बाद 2022 के चुनावों में एक सीट पर सिमट कर रह गई। यूपी में लगातार दूसरी जीत ने बीजेपी को ताकतवर बनाया है, योगी को भी और प्रधानमंत्री मोदी को भी। यूपी के चुनाव के दौरान जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी प्रचार करते रहे, ऐसा लगा जैसे उन्होंने इसे अपनी निजी प्रतिष्ठा का चुनाव भी बना लिया था। इस लिहाज से लगता है कि यूपी का किला दरकता तो योगी ही धराशायी नहीं होते, मोदी नाम की मीनार भी काफी कुछ झुक गई होती। लेकिन इन चुनावों ने साबित किया है कि बीजेपी बहुत बड़ी ताकत है। उत्तर प्रदेश में शान से अपनी सत्ता बचाने वाले योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में बीजेपी के भीतर नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नेता के तौर पर उभरे हैं, जिनके आसपास वोटों की गोलबंदी हो सकती है। यूपी में बीजेपी का मत प्रतिशत लगभग 42% के पास रहा है, 39.67% से करीब 2% ज्यादा है। लेकिन बीजेपी को मत प्रतिशत को लोकसभा चुनाव 2019 के स्तर पर करीब 50% तक पहुंचाने की चुनौती अभी भी बरकरार है। उसे सरकार की कार्यशैली से नाराजगी के चलते सपा के पाले में शिफ्ट हुए 3 से 4% वोटों पर भी चिंतन करना होगा। एक हालिया सर्वे में ऐसे करीब 11% मतदाता सामने आए हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देते हैं। शायद यही वजह थी कि लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी का मत प्रतिशत 51 के आसपास रहा था। इन चुनावों में भी मोदी योगी के नाम पर वोट मिले हैं। हालांकि देखा जाए तो इस दौरान नोटबंदी, लॉकडाउन, कोविड, गंगा में तैरती लाशें, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, पेट्रोल के दाम का शतक, ऐसे ढेर सारे मुद्दे थे जो बीजेपी का समय कर सकते थे। लेकिन जाहिर है जनता को इन तकलीफों से ज्यादा बड़ी कोई चीज दिखी, जिसकी वजह से उसने मोदी योगी को फिर से चुना। हो सकता है ये वो सांप्रदायिक उन्माद हो जिसके आगे सब कुछ बेमानी हो जाता है, या फिर मोदी के शिकस्त का जादू हो जिसके आगे कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि ये उन्माद हो या जादू, वो इस चुनाव में मजबूत ही हुआ है और बीजेपी इसी भरोसे आने वाला चुनाव भी लड़ने वाली है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 111 सीटें हासिल करने के साथ उसने अपना मत प्रतिशत सुधारा है। पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ाने में मुख्य रूप से युवाओं को नौकरी, महंगाई और छुट्टा जानवर की समस्या प्रमुख कारण रहे। लेकिन सपा को समझना होगा कि समाज में उसे ऐसी छवि बनानी होगी जिससे उसको सबका साथ मिल सके। पार्टी 2012 जैसा जातीय और सामाजिक समीकरण बनाने में नाकाम रही। सपा छोटे दलों के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरी थी। इस बार समाजवादी पार्टी और गठबंधन को 403 में से 125 सीट मिली है। इसमें समाजवादी पार्टी को 111, राष्ट्रीय लोकदल को 8 और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को 6 सीटें मिली है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिनस्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर को पार्टी में लेकर ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश की थी, वो बहुत कामयाब होता नहीं दिखा। पूर्वांचल में ना तो ओबीसी कार्ड चला और न ही लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन का मुद्दा। पार्टी के लिए ओबीसी का बड़ा कार्ड माने जा रहे स्वामी प्रसाद मौर्य खुद हार गए।
2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में 206 सीटें जीतकर सत्ता में आने वाली मायावती की बहुजन समाज पार्टी 15 साल बाद 2022 के चुनावों में एक सीट पर सिमटकर रह गई। बीएसपी के वोट शेयर में भी भारी गिरावट आई है। 2017 में बीएसपी का वोट शेयर 22% था, जो इस बार कम होकर 12.8% हो गया है। इन चुनावों की सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के यूपी में पार्टी की कमान संभालने के राज्य में कांग्रेस का मत फीसदी आधा रह गया। इस बार पार्टी यूपी में 3% मत भी हासिल नहीं कर पाई। ये स्थिति तब थी जब प्रियंका के नेतृत्व में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे का अभियान चलाया गया और चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट दिया गया। माना जा रहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली है। जब 2024 में कोई बीजेपी विरोधी मोर्चा खड़ा होगा तो उसका नेतृत्व करने के लिए कांग्रेस की दावेदारी को सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं, केजरीवाल की चुनौती भी मिलेगी। फिलहाल 2022 ने बताया है कि 2024 भी बीजेपी का है, लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो जाहिर तौर पे मंथन करने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है कि कहां पर खामी, कहां पर कमियां रह गई है। और जाहिर तौर पे ये भी कहा जा सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो इससे उत्साहित है। वो उत्साहित है इन नतीजों से, वो उत्साहित है इन 4 चुनावों में जिस तरह से जनता ने जनाधार दिया, और वो उत्साहित है जनता के जनादेश से। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि कहां पर खामियां, कहां पर कमियां रह गई हैं। क्या समझने की जरूरत है सपा को कि आखिर जो छवि है उसे सुधारना पड़ेगा। चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रमन मलिक जी हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। पिंटू यादव जी हमारे साथ है, लीडर है सपा के। चंद्रेश कुमार सिंह जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है कांग्रेस यूपी के। शैलेंद्र दुबे जी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है। रमन जी, क्या माने, एक बार फिर से मोदी का जादू चला, योगी का? मोदी योगी दोनों का जादू है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक व्यक्ति विशेष का है, लेकिन हाँ, जिस कार्यकर्ता का निर्माण भारतीय जनता पार्टी, उससे पहले जनसंघ, दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न का था, उसका प्रतिबिंब प्रधानमंत्री मोदी हैं। और वो आपको आज भी दिखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल शाम को जो संबोधन दिया, उसके उपरांत आज सुबह वो गुजरात पहुंच गए हैं और अपना कार्य में लगे। लेकिन एक चीज अभी बहुत जल्दी है ये बोलना कि क्या क्या कारण और कहां क्या क्या कारण को देखना है, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हम अपने आप से, हम हमेशा अपने आप को बेटर करने की बात करते हैं। तो उसमें जो एक विषय उम्मीदें कितनी थी, मुझे ये बताइए सर, उम्मीदें कितनी थी? आप लोग तो कह रहे थे अब की बार 300 पार तो नहीं हुए, बल्कि पिछले चुनावों के मुकाबले 49 सीटें माइनस हो गई आपकी। देखिए, मैं वही आपको कहता कि उसको देखना होगा कि कहां क्या क्या हुआ। एक एंटी इंकम्बेंसी का जो फैक्टर होता है उसके बाद भी, और दुष्प्रचार के बाद, और जो मेरे को कोई गुरेज नहीं है बोलते हुए कि बहुत सारे लोगों ने एक, जिसे बोलना चाहिए ना, नैरेटिव की दलाली करते हुए काम करा। उनके प्रयास के बावजूद भी एक बहुत अच्छा, जिसे कहना चाहिए बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर बोलूंगा कि जहां पे यूपी गेट के ऊपर ये किसान आंदोलन का जमावड़ा था, वहां की सीट 2.25 लाख के मार्जिन से जीती जाती है। जहां पे कहा जाता था कि पश्चिमी यूपी में से उखाड़ के फेंक देंगे आरएलडी और सपा, वहां खुद वो बिखर गए। टिकैत साहब का टिकैती कहीं सामने नहीं आई। और उसके अलावा ये जो पूरा एक वातावरण बनाया गया था वो ध्वस्त हुआ।
लेकिन उसके अलावा भी आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि कहीं तो वोट पड़ा विकास के ऊपर, कहीं वोट पड़ा सिर्फ आह्वान के ऊपर कि इकट्ठे हो जाओ, ये भगवाधारियों को हटाना है, ये करना है। मैं अभी देख रहा था, एक लिस्ट मेरे पास पड़ी हुई है, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हिसाब से भी बोलेंगे तो बता दूंगा कि कहाँ कहाँ कितना फर्क, रामपुर में क्या फर्क पड़ा या मऊ में क्या हुआ। नहीं, आप ये कह रहे हैं विकास के नाम पर वोट पड़ा है। देखिए, ये तो स्पष्ट हो गया कि जातिवाद की जो व्यवस्थाएं थी उनको यूपी ने दरकिनार करा है, विकास के नाम पे वोट ठीक है, दिया ठीक है, है। ठीक है उसके यादव जी, अलावा एक और बड़ा, मैं आती हूँ सर, मैं फिर आती हूँ आपके पास, मैं आती हूँ। 5 सेकंड जल्दी से रखिए। उसके अलावा एक और चीज बड़ी स्पष्ट हुई है, जब डिलीवरेंस और सनातन दोनों मिला तो यूपी ने उसको सर आंखों रखा और ये समझा कि सनातन और विकास दोनों इकट्ठे चलते हैं। ठीक है, पिंटू यादव जी, सवाल इस बात को लेकर है, अभी आपने सुना रमन जी को, ये कह रहे हैं विकास के नाम पर वोट पड़ा है और तमाम जो आंकड़े थे, तमाम जो सोशल इंजीनियरिंग थी, तमाम जो गोटियां सेट करने की कोशिश आपने की थी, वो सब धराशायी हो गई। क्या वाकई आपको लगता है विकास के नाम पर वोट पड़ा है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने 2017 से अच्छा किया है और 47 सीटों से हम आगे बढ़े हैं और वोट शेयर भी हमारा बढ़ा है। भाजपा का वोट शेयर और सीटें दोनों कम हुई हैं। संतुष्ट हैं आप नतीजों से? ये 400 सीटें संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हम कम करने में आगे बढ़े हैं और आने वाले समय में 400 सीटें हम लोग कामयाब होंगे। और जो भी ये भाजपा के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि ये चीजें नहीं चली हैं, पूरी तरह से चली हैं। पूर्वांचल तो पूरी तरह से एक जनपद, एक गाजीपुर वगैरह में इन्होंने एक भी सीट नहीं जीती है। समाजवादी पार्टी ने अच्छा किया है। तो मतलब आप ये मान रहे हैं ना कि आप जातिवादी पे वोट करेंगे, आप विकास पे बात नहीं करेंगे, आप जातिवाद विकास पे ही हम लोग, विकास पे ही बेरोजगारी पर आपने अभी बोला है हिंदू मुस्लिम 80% वैसे वोट बढ़ा। मैं आपको बता दूं, कर रहे थे समाजवादी पार्टी ने ऐसा कुछ बोला नहीं, तो आपकी छटपटाहट साफ दिख रही है। फिलहाल ये है कि 49.5% आपको वोट 2019 के चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में आपने अगर पाया था, उससे वोट शेयर आपका घट करके 40% हुआ है और समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है, 32% वोट शेयर हुआ है। नहीं, ठीक है, वोट प्रतिशत बढ़ा है पिंटू जी, ठीक है। रमन जी, एक सेकंड रुकिए, ऐसे नहीं 2024 में, ठीक है 2024 में हम पिंटू यादव जी, ठीक है, आपका वोट प्रतिशत बढ़ा है, पहले के मुकाबले आपकी तकरीबन 73 सीटें बढ़ी हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये उम्मीद थी, क्या यही तैयारी थी, क्या यही सोचा था कि आप लोग इतनी ही सीटें लेके आएंगे? और दूसरी बात ये, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि जहां हम जाते हैं जी वहीं पे सरकार बन जाती है। 400 सीटें कहाँ गई? ठीक, एक सेकंड रुक जाइए। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि जहां हम जाते हैं उसी की सरकार बनाते हैं। पहले हम बीएसपी में थे तो बीएसपी की सरकार बनी थी, फिर हम भाजपा में आए, भाजपा की सरकार बनी, लेकिन सपा में गए, सपा की सरकार बना नहीं पाए, खुद भी हार गए, वो भी हार गए, दारा सिंह भी हार गए, धन सिंह सैनी भी हार गए, जितने तमाम जो नेता इधर उधर से आए थे वो भी हार गए। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या उम्मीद ये थी और क्या ये लोग भी, जो तमाम नेता बाहर दूसरी पार्टियों से आए, वो लोग भी कुछ कमाल नहीं कर पाए? कहां आपको लगता है कमियां रही? कमियों पे बात करिए सर, समाजवादी पार्टी की कहां कमजोरी रही, कहां आप काम नहीं कर पाए? देखिए, समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से काम किया है, धरातल पर काम किया है, जनता के बीच में हम लोग पहुंचे हैं। हार जीत तो लगी रहती है, एक जीतता है और सभी जीत नहीं सकते, इसलिए हम लोग आत्ममंथन कर रहे हैं कि कहाँ कमियां रहेगी। लेकिन विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा
कि समाजवादी पार्टी ने बार बार कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां की जा रही हैं, चुनाव आयोग गड़बड़ी करवा रहा है, नई हवा है, नई सपा है, परिवर्तन चाहती है जनता, तमाम नारे, तमाम बातें कही गई। मौर्य जी या केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए अलग अलग ईवीएम, अलग अलग ग्रह से ईवीएम आई होगी ना। मैं ईवीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वोटर लिस्ट की बात कर रहा हूँ। बड़ा संजीदा मैटर है। अब ईवीएम की बात नहीं करेंगे। समय आप नेहा जी दे सकते हो। सर आप जीत गए चुनाव, रमन जी अब क्यों इतने उत्साहित हो रहे हैं? अब ठीक है, जीत गए चुनाव, आप 4 राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं, कोई बात नहीं सर, हार जीत लगी रहती है। आज अगर समाजवादी पार्टी नहीं जीत, कोई बात नहीं सर। पंजाब में आपका क्या हाल हुआ है सभी के सामने, आप इतना बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, मेरी बात को सुन लीजिए तरीके से। पंजाब में सर आपका क्या हाल हुआ है वो सभी के सामने है, उस पर भी आएंगे हम सर, लेकिन उससे पहले चंद्रेश जी सवाल इस बात को लेकर सर, यूपी में हमारी बात पूरी नहीं हुई, 1 मिनट हमें रखिए अपनी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी ने पूरा चुनाव आयोग से ये आपत्ति दर्ज कराती रही कि वोटर लिस्ट पे हर विधानसभा के हर बूथ पे 50 से 150 वोट काटे जा रहे हैं, और मृतक के नाम पर और बाहरी होने के नाम पर, जिसपे पूरी तरह से हम लोगों ने आवाज उठाती रहे, लेकिन चुनाव आयोग ने न सुना, न अधिकारियों को एक ट्रांसफर किया, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इस वजह से भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। तो चुनाव आयोग सरकार के दबाव में, चाहे वो केंद्र सरकार रही हो, चाहे राज्य सरकार रही हो, उनके दबाव में काम किए गए। 90 ऐसी सीटें रही जिसपे 3000 का अंतर रहा, 3000 से कम का अंतर रहा, भाजपा जीती है। जहां इस तरह से चुनाव आयोग को पूरी तरह से 2017 में भी था सर, बहुत कम अंतर से कई सीटें रह गई थी, लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि ये जो कम अंतर से सीटें रही है, आप लोग हार गए जहां जहां पर ईवीएम में गड़बड़ी थी, या चुनाव आयोग ने आप लोगों को गंभीरता से नहीं लिया, या चुनाव में धांधली हुई, ये कह रहे हैं क्या आप? नहीं, बिल्कुल हम ये कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई, ईवीएम से चलिए ठीक है, ईवीएम बात की बात है, लेकिन वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां की गई, 100 से 150 वोट हर एक बूथ पर काटे गए, लगभग 15 से 20 हजार वोट एक विधानसभा में कटे हैं, और ये विशेष जाति के और विशेष धर्म के लोगों के नाम काटे गए हैं। ये संविधान के तहत मत देने का अधिकार का हनन है। ठीक है, मैं रमन जी से इस पे रिएक्शन लूंगी, उससे पहले चंद्रेश जी का रुख कर लेते। चंद्रेश जी, अधिकार मिलता है सर, कांग्रेस ने सोचा था क्या इतने, ठीक है सर, हो गया आपका सर, और भी गेस्ट है, मैं आती हूँ फिर से आपके पास। चंद्रेश जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, ये सोचा था इतना बुरा हाल होगा कांग्रेस का? सर पंजाब में जिस हिसाब से कांग्रेस दिखाई दी, क्या कहता है वो, क्या संदेश देता है पूरे देश में? चंद्रेश जी, आवाज नहीं मिल पा रही है क्या आपको? ठीक है, लगता है आवाज नहीं मिल पा रही। ठीक है, शैलेंद्र जी, सवाल इस बात को लेकर भी है सर, ये जो 2022 के चुनाव है, जो नतीजे निकल के सामने आए हैं, क्या ये, क्योंकि ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही जो रास्ता निकलता है वो केंद्र तक जाता है, 2022 के चुनाव क्या काफी हद तक 2024 की स्थिति स्पष्ट करते हैं क्या? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चूंकि मैं सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से ये कहना चाहूंगा, चुनाव संपन्न हो गया है, अब समय है आपको अपने आत्मविश्लेषण का, ठीक है ना। आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म हो गया है, परिणाम सामने आ गया है, तो बेहतर है कि अगर कुछ भी जो कहते हैं ना, पत्रकार जगत के लोग हो गए या विशेषज्ञ लोग हो गए या विश्लेषण करने वाले हो गए, तो उनकी अगर आपत्तियों को अगर आप एड्रेस कर लेंगे, तो जो आपके ऊपर विपत्ति है वो आपकी संपत्ति में कन्वर्ट हो जाएगी। मेरा सुझाव ये रहेगा। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह का मैंडेट आया नेहा जी, वो समझने की आवश्यकता है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे, जिसमें से 4 में जो है जो सरकारें थी वो दोबारा रिपीट हो रही है। इसका मतलब क्या है कि वहां पर प्रो इनकम्बेंसी काम की है, और एक जो राज्य है जहां पर जो है एंटी इनकम्बेंसी ने काम किया है। इस बात को जो मूल जो है परिणामों का वो ये है। तो इस बात को जो है सभी दलों को समझने की आवश्यकता है। और रहा सवाल इस बात का
कि अभी जैसे काफी दलों के प्रवक्ता, विपक्षी दलों के प्रवक्ता ये प्रयास करते हैं कि नहीं जो वहाँ जाति आधारित वोट है, तो मैं इसको बड़ा ही सरप्राइज हूँ कि आप कैसे कह सकते हो। पंजाब का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जहाँ पे देश के अंदर सबसे ज्यादा जो है दलित मतदाता है, 32 से 34% मतदाता है। कांग्रेस पार्टी का दलित मुख्यमंत्री अपनी दोनों सीट से वहां हार जाता है, और इतनी बुरी हार होती है कि देखिए मतलब एकदम लैंडस्लाइड विक्ट्री हो जाती है। तो अब ऐसा नहीं है, आप इंट्रोस्पेक्शन करिए, आत्ममंथन करिए। अगर आप ये सोचे कि टेलीविजन पर बैठकर अपने जो है शीर्ष नेतृत्व को प्रभावित कर पाएंगे, खुद कर पाएंगे, ये वो चीज नहीं है। अगर आप उसमें मंथन सही कर लेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। अभी ये अच्छे संकेत है कि विपक्ष जो है मजबूत हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्व स्थिति में सुधार हुआ है, ये अच्छा है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। लेकिन अब उम्मीद हमें ये रहेगी कि आप जो है सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाइए, और जहां पर जो प्रॉमिसिंग मान लीजिए सरकार के द्वारा की गई है उस पर ये कहां तक मतलब जो सफल नहीं है, डेटा मैट्रिक्स के साथ में आइए। ठीक है, बिना ठीक है सर, ठीक है चंद्रेश जी, तो वो कामयाब चंद्रेश जी सवाल इस बात को लेकर है सर कि क्या कांग्रेस ने सोचा था कि इतनी बुरी स्थिति होगी कांग्रेस की, न सिर्फ उन राज्यों में बल्कि पंजाब में जहां पर तो आप सत्ता में थे, वहां पर भी बहुत बुरी कंडीशन रही। वहां पर भी कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता सीएम तक हार गए अपनी सीट, 2 सीटों से वो चुनाव लड़े, वो भी हार गए। लेकिन अब सवाल इस बात को भी लेकर उठ रहा है कि न सिर्फ पंजाब, उत्तराखंड में अगर हम देखें तो उत्तराखंड में हरीश रावत हार गए। इसके अलावा गोवा की बात करें, मणिपुर की बात करें, या फिर उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग हुई, बड़ी उम्मीदें थी कांग्रेस पार्टी को, ये कहा था कि यहाँ पर तो अब कुछ बढ़िया होगा, कमाल होगा, लेकिन वो कमाल भी यहाँ पर दिखाई नहीं दिया, बल्कि पहले के मुकाबले जो सीटें थी वो और घट गई, महज 2 सीटों पर सिमट के रह गए। ये हो क्या रहा है सर? नेहा जी, लोकतंत्र में चुनाव में हारना और जीतना एक सहज प्रक्रिया है। इस देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को केंद्र में और विभिन्न राज्यों में लंबे समय तक प्यार दिया है, स्नेह दिया है, सम्मान दिया है, और हम देश की जनता के ऋणी भी हैं। हाँ, ये जरूर है जो जनादेश आया है वो हमारी अपेक्षा के अनुकूल नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है। तो आप विपक्ष के लायक भी है क्या? इस आंकड़ों को देख के कहा जा सकता है क्या? ये बताइए मुझे। हमें इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि ये जो पराजय हुई है वो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए, हम सबके लिए बहुत मंथन का विषय है। कहीं ना कहीं हमारे संगठन में, हमारे जो है चीजों में कमी रही, रणनीति बनाने में, कैंडिडेट के चयन में, जिसके कारण हमें विभिन्न राज्यों में पराजय का सामना करना पड़ा है। हम इस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पंजाब में, उत्तराखंड में हम मजबूत विपक्ष के रूप में, बहुत तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ विपक्ष के रूप में हम हैं। गोवा में हम विपक्ष के रूप में हैं, वहां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उत्तर प्रदेश में काफी हमारी अपेक्षा के विपरीत रिजल्ट रहा। गोवा में तो आप पहले कहते रहे कि जनादेश का अपमान हुआ जी, जनादेश का अपमान हुआ, हम तो सबसे बड़ी पार्टी थे लेकिन हम सरकार नहीं बना पाए, अब दूसरी पार्टी ने सरकार बना दी, इस बार हम तो कमाल करके दिखाएंगे। नहीं हो पाया सर। हम सबको जनादेश का सम्मान करना चाहिए, और जनता ने जो मत दिया है उस मत का भी सम्मान करते हुए। इस बार तो ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई ना? नहीं, हम ये आरोप बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं, जनादेश का सम्मान कर रहे हैं। इस पर हम समीक्षा करेंगे, देखेंगे कहाँ कैसे वोट मिला है, क्या स्थिति रही है, ये बात का विषय है। पहले तो जनादेश का सम्मान करना है। दूसरी बात कि हम आत्म मंथन, चिंतन करके अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। नेहा जी, जो चुनाव जीतता है उसे एक जिम्मेदारी मिलती है सरकार बनाने का। जो चुनाव हारते हैं उन्हें डबल जिम्मेदारी मिलती है। पहला, सदन के अंदर या सदन के बाहर जनहित के मुद्दों को उठाते हुए सरकार पर नकेल कसने का, और दूसरा समाज में 5 साल रचनात्मक और सृजनात्मक कार्य करके जनता का विश्वास जीतने का। और हम बताइए ना सर, ये 2 का आंकड़ा अगर आप उत्तर प्रदेश में लेके आए हैं, 403 विधानसभा सीटों में से महज 2 सीटें आपके खाते में आई हैं। नकेल कसने के लिए भी तो सर दम चाहिए होता है। यहाँ पे तो 2 का आंकड़ा भी आप क्रॉस नहीं कर पाए, पहले 7 थी, अब 2 पे आ गए। नेहा जी, पिछली बार हमारे 7 सीट थे। चुनाव से पहले लगभग 3-4 लोग छोड़ के पार्टी चले गए, 2-3 ही बचे विधायक। प्रियंका गांधी जी ने अकेले सरकार को नकेल कसा, हर मुद्दे पर सरकार को घेरा, हर मुद्दे पर सरकार को घुटने के बल झुकने के लिए मजबूर किया, चाहे वो हाथरस का मामला हो, लखीमपुर खीरी का मामला हो, उन्नाव का रेप कांड हो।
हम उसी विश्वास और आशा के साथ प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पुनः उत्तर प्रदेश के लोगों के हक और हुकूक के लिए लड़ेंगे। जो मतदाता कांग्रेस को वोट दिए हैं उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देंगे, उस जनादेश का सम्मान करेंगे और उसको निराश नहीं होने देंगे। ऐसा हमारा मानना है। क्या आपके पास? बिल्कुल, देखिए क्या है ना कि नेहा जी, जब हम फेल होते हैं तो हमें सुधार का अवसर भी मिलता है। सर, सुधार का अवसर तो हर राज्य में आपको मिल रहा है, लेकिन क्या आप सुधार कर पा रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ बन जाता है कि क्या सुधार कर पा रही है कांग्रेस? अभी तक कितना सुधार हुआ? सर, ये जो आंकड़े बता रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि सुधार नहीं, आप सुधार कर ही नहीं पा रहे, आप अपनी कमियों को टटोल नहीं पा रहे, आप नहीं समझ पा रहे कि कहां पे सुधार की जरूरत है, कहां पे कमियां, कहां पे खामियां रह गई हैं। और ये आंकड़े इसके बानगी है। सर, बात आज हो रही है विधानसभा चुनावों की, कहां पर खामियां, कहां पर कमियां रह गई, कौन सी पार्टी की क्या जिम्मेदारी थी और क्या उसको बखूबी निभाया। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर रमन जी मेरा आपसे है, क्योंकि जिस बात का जिक्र अभी पिंटू जी कर रहे थे, कह रहे कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई, ये गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। अभी ये नहीं कह रहे कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई, ये कह रहे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई। और दूसरी बात ये कि इन चुनावों का आने वाले वक्त में दिसंबर के एंड में ये कहा जा रहा है कि हिमाचल में और गुजरात में भी चुनाव है, जिसकी तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी से शुरू कर दी है। आज भी रोड शो हुआ, कल मीटिंग हुई। तो क्या ये माना जाए कि इसका जो प्रभाव है वो उन राज्यों पर भी पड़ेगा? एक सकारात्मक संदेश दिया है यहाँ से उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड की और 2 और राज्यों की जनता ने। देखिए, ये मैं नेहा जी जरूर मानूंगा कि एक सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा और जनता को ये भी एक मिलेगा संदेश कि फ्रैक्चर्ड वर्डिक्ट नहीं हो, कंप्लीट वर्डिक्ट हो। जैसे इन चारों प्रदेशों ने एक कंप्लीट वर्डिक्ट दिया है। 40 सीटों का गुफा जो है उसने भी 20 एक तरफ की है, तो वो 50% का अलग वर्डिक्ट देता है, वो सामने आ जाता है। लेकिन मैं आज भी ये जिन लोगों ने 400 सीटों का आह्वान करा था और उसके उपरांत लड़ सकती हूँ, लड़ती हूँ, वहां भी बोल रहे थे कि हम 400 के हैं, तो उनकी 4 और 4 800 बदले में ये बाबा भारी पड़ गए। लेकिन मैं जो पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा वो ये है कि जहां तक सपा की बात है, सपा ने बार बार, अखिलेश यादव बोल रहे थे, हमने एक लिस्ट बनाई जो हमारे खिलाफ रहा है, जो हमारे लिए ठीक नहीं बोल रहा, हम उसकी लिस्ट बनाए और उनको चुनाव के बाद देखें। तो जनता ने उन्हें जो जवाब देना था वो दे दिया। जनता बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश नहीं था। दूसरी चीज सामने जो आती है वो ये आती है, जहां सपा की बात आई, मैं आपको 35 कॉन्स्टिट्यूएंसी यहीं बैठे बैठे गिनवा सकता हूं जहां पे समुदाय विशेष का समीकरण बिठा के इन्होंने वोटिंग करवाई, पोलराइजेशन आपके चैनल पे एक्सेप्ट करा कि पोलराइजेशन हुई और करवाई। हमने पोलराइजेशन नहीं कराई, ये आरोप हम पे बार बार लगा। और एक विषय ये भी, लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि पोलराइजेशन करवा के ही आप इतनी सीट ले आए। चलिए, ऐसा है, मैं आपको शुरू करूं लिस्ट बतानी। मैं आपको लिस्ट बताता हूं साहब। आजम खान साहब रामपुर से, अब्दुल्ला आजम खान से, मुख्तार अब्बास नकवी बहू से, कमाल अख्तर साहब कंठा से, नाहिद हुसैन साहब कराना से, हाजी इरफान सोलंकी। ठीक है, चंद्रेश जी भी कुछ कह रहे हैं, उनकी आवाज। और आखिरी जिला पंचायत सदस्यों के कंधे पर बंदूक रखकर वोट डलवाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में वोटों की डकैती आपने किया, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। आपने बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर खरीद फरोख्त किया, सीबीआई का डर दिखाकर मायावती को उनके घर में बैठा दिया। अरे चंद्रेश बाबू, एक आपके क्या बात कर रहे हैं? ये तो बात आप रमन मालिक जी की, आपने नैतिकता के आधार पर और मूल्यों के आधार पर चुनाव जीता है। आपने चुनाव का सांप्रदायिकरण किया है, तुष्टीकरण किया है, प्रदेश में सांप्रदायिकता का जहर घोलकर चुनाव जीता है। इतिहास में कभी भी आपका नाम सम्मान के साथ दर्ज नहीं होगा। नहीं, आप पोलराइजेशन की सर बात कर रहे हैं,
हिजाब का नेहा जी, मुद्दा उठा, नेहा जी, कर्नाटक नेहा जी, में मैं उत्तर बहुत प्रदेश छोटी तक बात आया, कर रहा हूँ। उत्तराखंड में भी इसमें बयानबाजी हुई है। नेहा जी, एक बहुत छोटी बात मैं आपको बता रहा हूँ। इतिहास में अकबर ने लंबे साम्राज्य पर शासन किया। राणा प्रताप का कार्यकाल और साम्राज्य छोटा था, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों के दिल में अकबर शायद नहीं, राणा प्रताप है, क्योंकि अकबर ने छल से साम्राज्य बनाया था। भाजपा जो साम्राज्य बना रही है, जो राजनीति कर रही है, वो देश को तोड़ने वाली राजनीति है, देश को जोड़ने वाली राजनीति नहीं है। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर लगातार प्रहार करके ये विषय आप उठा नहीं पाए ना सर, ये विषय कहाँ उठा पाए? नहीं, विषय हमने उठाया, विषय हमने लगातार उठाया। उस चुनाव को समाजवादी जनता नहीं समझना चाहती सर, आपकी बात ना आप उठा पाए ना जनता को समझा पाए। पिंटू जी जल्दी से बात रखिए, आप कुछ कह रहे हैं, मैं आती हूँ सर। देखिए जनता ने पूरी तरह से सरकार को पूरी तरह से नकारा है। सबसे पहली बात तो ये है रमन जी एक सेकंड रुक जाइए, पिंटू जी बोलते फिर मैं आती हूँ आपके पास, पूरा मौका दूंगी सर। जनता ने 10 से ज्यादा कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री हारे हैं इनके, और डिप्टी सीएम 83 से हार गए हैं। जनता ने इनकी पूरी सरकार को नकार के रख दिया है। जनता ने इनका वोट शेयर घटाया, जनता ने इनकी सीट घटाई। जनता ये जो वोटर लिस्ट का खेल कर गए, उसी में 90 ऐसी सीटें हैं जहाँ 3000 का कम अंतर रहा, उसी पे इन्होंने खेल किया है। वो चुनाव आयोग और ये वर्तमान सरकार ने मिलकर किया है, जिससे हम लोग उत्तर प्रदेश की चुनाव को भारतीय जनता पार्टी बसपा के कंधे पर बंदूक रखकर चुनाव जीता है। की हत्या होगी, मायावती के पीछे से बंदूक लगाकर और उत्तर प्रदेश की चुनाव को जीतने का काम किए हैं। मैं बार बार कहूंगा, बसपा के कंधे पर रखकर बंदूक भाजपा ने चलाया है और सांप्रदायिक धार्मिक तुष्टीकरण किया। ठीक है रमन जी जवाब दीजिए। हाँ सुनिए, सबसे पहले चंद्रेश कुमार जी के लिए सांप्रदायिकता की तरफ ले जा रही थी, हमें शांत कराइए ना। अंत में इन्होंने बसपा के कंधे पर बंदूक रखकर चलाया। अब सुन लेते हैं, फिर मैं आती हूँ आपके पास, ठीक है? अरे हम सिसिलियन माफिया थोड़ी हैं बाबा, जो हम बंदूक रखेंगे, और हम आजम खान थोड़ी है जो बंदूक रखेंगे। अच्छा बात सुनिए चंद्रेश जी, 2 चीजों का। एक तो G23 की फिलहाल मीटिंग हो रही, उसका भी आपको देखना पड़ेगा। अश्विनी कुमार पूर्व में कानून मंत्री थे, उन्होंने बड़े स्पष्ट कल NDTV जो आपका प्रिय चैनल है उसके ऊपर ये बोला कि समय ये आ गया है, कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो पूरे देश में है, लेकिन कांग्रेस का जो आला कमान है वो कांग्रेस को जीवित नहीं रहने देगा और गांधी परिवार को कांग्रेस छोड़ देना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस मर जाएगी। ये उन्होंने NDTV को बोला है। अब मैं आपको एक और बता दूं, तो ये आप कंधे पे बंदूक की बात करते हैं ना, ये इटालियन माफिया का काम हम नहीं करते, ये सपा करती है, जिनके साथ आपने गठबंधन करके यूपी के 2 लड़कों ने कमाल दिखाने की कोशिश की थी, रमन मलिक जी, और धमाल। विनम्रता पूर्वक मैं टोकूंगा, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद इसी चुनाव में थाना फूकने की बात करते हैं और आप बैठकर ताली बजा रहे थे। या अपराधी और गुंडागर्दी नहीं तो कौन क्या है? यूपी क्या आप बात कर रहे हैं? हमने कब ताली चलवाइए ना डॉक्टर संजय निषाद पर। आपने नहीं, आप अधिक माफिया और गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को टिकट दिया था चुनाव में। अरे कहिए कि आप उठा नहीं पाए ना सर, उसको बता नहीं पाए जनता को, और जनता ने जो 2 सीटें आपको दी है, हम चुनाव के बाद उठाए, मुद्दा हम लगातार उठाते रहेंगे और भाजपा को इस देश से घुटनों के बल झुककर माफी मांगना पड़ेगा। वो वक्त हम लाएंगे। हमारी जड़ें देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई है। ठीक है, भाजपा चुनाव जीत रही है, उसका दिन है, लेकिन अंत में विजय हमारी होगी जब इतिहास लिखा जाएगा। इस चुनावों में क्योंकि जो मुद्दे रहे, हमने देखा कि गन्ना का मुद्दा, जिन्ना का मुद्दा, इसके बाद हमने देखा गर्मी सर्दी, तमाम बयानबाजियां चली और तमाम बयानबाजियां हुई भी। लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई इन तमाम विषयों का इफेक्ट इस पे पड़ा है, प्रभाव पड़ा है? हिंदुत्व को एकजुट करने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी, हिंदुत्व पर ये पूरी तरह से कार्ड खेलने की कोशिश की थी, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसका बेनिफिट मिला है, या वाकई विकास, जिस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा था कि जी हमने तो 5 साल लगातार लग के विकास किया है,
या फिर कानून व्यवस्था, जिसको अपना ये प्लस पॉइंट मान रही थी भारतीय जनता पार्टी कि हाँ कानून व्यवस्था पे हमने काम किया है और महिलाएं खास तौर पे निकल के आएगी, हमें वोट करेंगी, महिलाओं ने निकले, वो वोट किया भी, इन तमाम चीजों का फैक्टर कितना पड़ा और महिलाएं जो घर से बाहर निकली, क्या लगता है कि ये भी एक बड़ी वजह रही भारतीय जनता पार्टी की जीत की? बिल्कुल, अगर मैं आकलन करूं आंकड़ों आधारित, तो स्पष्ट तौर पर यह दिखता है कि दो चीजें प्रमुखता से हावी रही हैं। वो है सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर और दूसरा है ओवरऑल डेवलपमेंट। राजनीतिक दल अपने शब्दों में चाहे जिस तरह का विमर्श करते रहे, वो उनकी मर्जी है। अगर उनको नहीं चीजें जो है ठीक एनालिसिस करना है तो उनका अपना विषय, उनकी अपनी कठिनाई है, वो कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि जो परिणाम है, चाहे पश्चिमी क्षेत्र का ले लीजिए, आप अवध क्षेत्र का ले लीजिए, आप बुंदेलखंड का ले लीजिए, आप पूर्वांचल का ले लीजिए, आप रोहिलखंड का लीजिए, चारों तरफ एक या दो जनपद को छोड़ दीजिए, आप हर जनपद में एक अच्छी मेजोरिटी के साथ में सत्ता दल को समर्थन मिला है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। और जिस तरह से मैंने अभी पंजाब की बात की थी, कास्ट अगर वहां रिलेट करता तो वहां तो नहीं इतनी बुरी हार होनी चाहिए थी। और मैं एक फॉर्मूला देता हूं। फॉर्मूला क्या है? m+y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2my। अब मैं इसको डिकोड करने जा रहा हूं। m स्क्वायर का मतलब ये है कि m फॉर महिला, और स्क्वायर मैंने इसलिए लगाया कि बिकॉज ये केमिस्ट्री से रिलेट करता है। महिला मुस्लिम महिलाओं ने भी एक अच्छी खासी संख्या में मतदान किया है। जिस समय तमाम मीडिया जगत के पत्रकार जो है उनसे सवाल करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो वोकल नहीं हो रही थी। और ये आमतौर पर देखा जाता है कि महिलाएं वोकल नहीं होती तुलनात्मक पुरुषों के। तो एक तो m स्क्वायर वो है, y स्क्वायर क्या है? y स्क्वायर है आपका युवा और इनकी जो योजनाएं वो है, प्लस 2my क्या है? डबल नेतृत्व मोदी जी का और योगी जी का। इस बात को आपको स्पष्टता से समझने की आवश्यकता है। इन चीजों ने ही काम किया है जिसकी वजह से इनको ये परिणाम मिला है। और रमन जी, ठीक है सर, ठीक है, मैं फिर आती हूँ, फिर आपको मौका दूंगी। रमन जी, 1.5 मिनट तो हुआ नहीं है, क्या कम से कम बात तो रखने दीजिए करिए। आती हूँ, फिर मौका दूंगी। आपने बहुत सारी बातें कर ली है, उस पर मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। रमन जी, अब सवाल ये भी है कि जिस तरह से एंड वक्त में ये, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा था कि बीजेपी ने इंटरनल एक सर्वे करवाया है, उसमें ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार नहीं बन रही उत्तर प्रदेश में। लेकिन उसके बाद जिस तरह से दमखम दिखाया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां करते रहे। जब आखिरी चरण का चुनाव था, वो वाराणसी में 2 दिन तक रुके भी, वहां पर भी रोड शो किया, और उससे पहले भी पूरा दमखम दिखाया। योगी आदित्यनाथ लगातार रैलियां करते रहे। पूरा अमला आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उतार दिया। उत्तराखंड में भी लगातार रैलियां हुई। क्या ये उसी का असर है, या फिर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से और तमाम मुद्दे, ये कहा जा रहा था कि और तमाम मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, लेकिन सबसे पहले ही इस पर आप रिएक्शन करिए कि जो दमखम लगाया, अगर एंड वक्त में इतना दमखम नहीं लगाया जाता, इतनी रैलियां नहीं की जाती, इतने शिलान्यास नहीं किए जाते, तो हाथ से उत्तर प्रदेश जा सकता था। देखिए, इंटरनल सर्वे हमारी पार्टी का होता है और उसका व्याख्यान और उसकी साइंस और उसका ज्ञान विपक्ष और विपक्ष के चहेते और विपक्ष के सहानुभूति करता बहुत मजे से बताते हैं। कहां से आता है ये पता नहीं, लेकिन उनके पास ऐसा जानकारी का। देखिए, भाजपा आज भी आप देखेंगे तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का अता पता नहीं। आज के दिन क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, नहीं, कांग्रेस को छोड़िए ना सर, अपनी बताइए ना, लेकिन अपनी बात बताइए कि अगर एंड वक्त में इतना ज्यादा दमखम नहीं लगाया जाता तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से उत्तर प्रदेश फिसल जाता क्या? अच्छी होती है, लेकिन मेरे को जवाब देने देती तो मिल जाता आंसर। मैं वही चीज बोल, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का आता पता नहीं, दूसरे दलों के नेतृत्वों का पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कल चुनाव के परिणाम के बाद आज कार्यरत है आने वाली जगहों पर, और जो उनका कार्य इस प्रकार से हमने अपने राजनीति के लिए, अपने विचारों के लिए, अपने कामों के लिए हमने जनता के बीच जाना है, हम वो कर रहे हैं। तो मैं आज आपसे पूछता हूं कि अगर आप विपक्ष
चलिए आपकी हेलो, आवाज हम तक आ रही है आवाज? जी जी आवाज मिल रही है, बताइए। हाँ, तो मैं ये बोलूँगा, विपक्ष के नेता, विपक्ष का शीर्ष नेतृत्व अगर घर बैठ के सोना चाहता है, चैन से आइस चाहता है या साइकिल चलाना चाहता है, तो उसमें हमारी क्या गलती है? हम तो काम कर रहे हैं, हम सरकार जो हमारे दायित्व मिला है उसका भी काम कर रहे हैं, और जो हमारे को जनता से कनेक्ट होना चाहिए वो भी काम कर रहे हैं, और हम रिपोर्ट कार्ड बना के भी ले जा रहे हैं। तो इसमें हमारी गलती है या आप घर पे सो रहे हैं, इसमें आपकी गलती है? ठीक है चंद्रेश जी, अब सवाल इस बात को लेकर आप लोग कह रहे थे बार बार कि जी किसानों की इतनी ज्यादा नाराजगी है, किसान तो इन्हें वोट नहीं करेगा, किसान बहुत ज्यादा परेशान है, तीनों कृषि कानूनों को लेकर 1 साल से लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने तीनों कृषि कानून वापस लिए, पश्चिम यूपी इसका गवाह है कि किसानों में कितनी नाराजगी थी और कितनी नहीं थी, वहां से भी जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये किसानों की नाराजगी थी, विपक्ष की थी? शैलेंद्र जी, हमारे बीच राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में चतुर्मुखी विकास हुआ। नीति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश गरीबी में नंबर 1 पर। गौशालाओं में भूख, गाय और प्यास से तड़प कर मर रही है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का इंटरनल सड़क आप देख लीजिए, स्थिति क्या है। कहीं मत जाइए, केवल गोरखपुर शहर में चले जाइए, कॉलोनियों की स्थिति देख लीजिए, सड़क और नाली क्या अब ये बताने से क्या अब बता रहे हैं, अब हम बता रहे हैं, आप बता नहीं पाए सर, जनता को नहीं समझा पाए ना, ये यहाँ आपकी विफलता रही, इस बात को स्वीकार कर लीजिए ना सर। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बिजली की किल्लत हुई थी। पेपर में खबर आया, अडानी से डबल रेट पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली खरीदा। अब जब अडानी से डबल रेट पर जो बिजली खरीदा गया, जो राज्य से पैसा अडानी को गया, वही पैसा वहां से ट्रांसफर होकर बहुजन समाज पार्टी को गया, और बहुजन समाज पार्टी ने बैकडोर अभी बोल रहे थे बंदूक रखिए, अभी बोल रहे पैसा गया, बसपा का समर्थन किया, और इन्होंने षड्यंत्र करके डीएम, एसपी, थानेदार को आगे करके पंचायत प्रतिनिधियों के कान पर बंदूक लगाकर, बंदूक के दम पे बहुजन समाज पार्टी से काम करवाया गया या फिर पैसे के दम पे करवाया गया? आप तो वही पे कंफ्यूज है। दोनों दम पर नहीं, दोनों पर कराया गया। सुन लीजिए, डीएम, एसपी को आगे करके पंचायत प्रतिनिधियों के कान पर बंदूक लगाया, कहा वोट दिलवाओ नहीं तो कैरियर खराब कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को वैसे ही जीती है जिस तरह से मेवाड़ के किले को अकबर ने जीता था। ठीक है पिंटू यादव जी, मेवाड़ के किले को अकबर ने जैसे जीता था। ठीक है सर, पिंटू यादव जी लिखिए, अच्छा रहेगा। मैं ठीक है पिंटू यादव जी, किसानों का वोट भी नहीं मिल पाया आपको। आप तो आरएलडी के साथ गठबंधन के साथ आए थे, बड़ी उम्मीदें थी आप लोगों को कि पश्चिम यूपी तो हम फतेह कर लेंगे। एक तो भारतीय जनता पार्टी से किसानों की नाराजगी, ऊपर से किसानों की पार्टी के साथ आपका गठबंधन। आपकी तो 5 उंगलियां घी में थी, लेकिन फिर भी जनता ने नहीं सराहा। नहीं, जनता ने सराहा है। कुछ चीजें कमियां रहेगी जिसको बताने में हम लोग असफल हुए हैं। पुनः मेहनत की जाएगी, उस पर मंथन किया जाएगा। लेकिन सर लोग तो अब ये कह रहे हैं कि जाटों का साथ ऐसे ही दिया जिस तरह से यूक्रेन का साथ नाटो ने दिया। तो ये तो समझ नहीं आ रहा ना सर, कैसा साथ मिला आप लोगों को जाटों का? आप तो बड़े उत्साहित थे कि इस बार तो मौके पे चौका मार देंगे। नहीं, हम जाति की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, हम सबकी तो बात सर करने वाले गठबंधन लोग तो आपका ही था। इसलिए हम पूरे उत्तर प्रदेश का एनालिसिस करेंगे अपने परिणाम में कि कहाँ कमियां रह गई, किस प्रत्याशी ने क्या उस प्रत्याशी में क्या कमियां रह गई, क्षेत्र में क्या कमियां रह गई। जनता के बीच हम अपनी बात क्यों नहीं पहुंचा पाए कुछ सीटों पर। लेकिन जनता ने हमें, आपको बता दें कि हमें जो है 32% मतदान देके, यानी 2,93,00,000 मत मिले हमें। ऐसा नहीं है कि हमें मत नहीं मिला, जनता के बीच में हम पूरी तरह से मौजूद रहे और जनता ने हमें समझा भी, वोट भी मिला। लेकिन हाँ, कुछ सीटों पर हम पीछे रह गए और 90 ऐसी सीटें हैं जहाँ 3,000 का डिफरेंसेज रहा। और मैं ये बार बार कहता रहूंगा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल बराबर उठ रहे हैं। क्या किया आपने? चुनाव आयोग के निष्पक्षता पर सवाल तो आपने उठा दिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर गड़बड़ी हुई, चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभाया, आपने क्या किया उसके लिए? हम लोग तैयारी करने कोर्ट जाएंगे। इस पे जो है कब जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। कब जाएंगे? जब देखिए, हम लोग चुनाव परिणाम में
अब परिणाम आ चुका है, सरकारें अपना काम करेंगी, हम लोग अपना काम आप करेंगे। कोर्ट कब जाएंगे सर, ये तो बताइए, कोर्ट कब जाएंगे, किसका इंतजार कर रहे हैं? तैयारी चल रही है, जल्द ही जाएंगे। जो ये वोट काटे गए हैं, जिन पर मृतक के नाम पे वोट काटे गए हैं, जो ये बाहर रहने के नाम पे वोट काटे गए हैं, 2000 से 5000 से 15 से 20,000 विधानसभा में हर एक जगह वोट काटे गए हैं। इस पे हम लोग कोर्ट जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है अगर वोट ही काटने होते तो हम सिराथू में भी काट लेते, वहाँ उप मुख्यमंत्री को क्यों हारने देते? ऐसा नहीं है, जहाँ मैं उन सीटों की बात कर रहा हूँ, योगी जी के प्रतिद्वंदी थे, उनको हारना ही था। योगी जी ने अपनी पूरी मशीनरी उनको हरवाने के लिए लगवा दिया था। 3,000 ज्यादा डिफरेंस उनको तो हारना ही था, उनको तो पहले से मालूम था। केशव मौर्य योगी जी को हराने के लिए, योगी जी केशव मौर्य को हराने के लिए अपनी पूरी मशीनरी लगा दिए थे। वो तो हारना ही था। मुख्यमंत्री के दावेदार थे केशव मौर्य, उनको योगी जी ने हरवाया। तो योगी जी ने तो अजय कुमार लल्लू को भी हरा दिया, उनको भी हरवा दिया क्या? हम सीरियस लल्लू जी को किसने हरवा दिया? चंद्रेश जी, ये नहीं है जनता। मैं कह रहा हूँ कि 90 सीटें जहाँ 3,000 का डिफरेंस रहा, और उससे भाजपा प्रवक्ता जवाब दे दे। ठीक है, अजय लल्लू जी को जनता ने हराया और केशव मौर्य जी को योगी जी ने स्वीकार किया आपने, कम से कम एक वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात कर रहे हैं, आपने कम से कम स्वीकार किया। मैं वाकई स्वागत करती हूँ इस बात का कि कम से कम आप स्वीकार कर रहे थे। देखिए, जनता का जनादेश है, इसमें सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। और इसमें अगर आप लोगों को लगता है कि चुनाव आयोग ने कुछ गड़बड़ी की या फिर निष्पक्षता से चुनाव नहीं करवाए, तो सर आप उसके खिलाफ कोर्ट में जाइए ना। किस बात का इंतजार कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आप लोग अभी कह रहे हैं कि हम जी रणनीति बना रहे हैं, जाएंगे, अभी नतीजे आए हैं। नतीजे सर कल आ गए हैं, और अगर आपको जाना है तो आप जाइए, लेकिन इस तरह से अगर आप इस तरह से आरोप लगाएंगे तो शायद मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। इसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। एक सवाल इस बात को लेकर है शैलेंद्र जी, जिस बात का जिक्र अभी पिंटू जी कर रहे थे, कह रहे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो गई और योगी जी ने हरवा दिया केशव प्रसाद मौर्य को। और इस तमाम चीजों को आप कैसे देखते हैं? क्या किसी को कोई हरवा सकता है? क्या इस तरह की कोई रणनीति बन सकती है क्या? मैं क्रमबद्ध तरीके से जवाब दे दूं। पहला प्रश्न खड़ा किया गया कि चुनाव आयोग की फंक्शनिंग के ऊपर जो मेरा सख्त आपत्ति है। जिस बार चुनाव होता है उसकी 1 तारीख 1 जनवरी को फाइनलाइजेशन करता है चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का। आपके पास पर्याप्त समय था, जो है आपको जाना चाहिए था, और इतनी बेशर्मी के साथ आप इस तरह की बात रख रहे हैं। जो है आप मतलब क्या इस तरह की भाषा आपको शोभा देती है? मैं बात लगातार उठा रहा हूँ, जो ये किया गया मैं इसका प्रूफ दे सकता हूँ। 15 से 20,000 ऐसे हर जगह हुआ है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप सरकार के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। आप विश्लेषक होके आप सरकार के प्रवक्ता की बात कर रहे हैं। और जब चुनाव की सूचना जारी हुई उसके बीच में आपको पर्याप्त समय था, आपको जाना चाहिए था। जो आप इस तरह की हल्की बातें जो करते हैं, हमने प्रयास किया, हमने लिखा पढ़ी भी किया, हमने हर जगह बात उठाई है, हमने हर जगह बात उठाई, हमने अधिकारियों को लेकर बात उठाई, लेकिन चुनाव आयोग मुख दर्शक बना रहा। वो आवाज मेरी सुनी, आवाज समाजवादी पार्टी की आवाज को अनसुना करने का काम चुनाव आयोग ने किया है। लगातार आवाज। नेहा जी, एक छोटा सा सवाल मेरा रमन जी से, नेहा जी, ये शैलेंद्र दुबे जी ने जो इस तरह की भाषा बेशर्मी वाला, ये इस तरह के आपत्तिजनक। ठीक है शैलेंद्र जी, धैर्य रखिए सर, धैर्य रखिए, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं जो आपने प्रश्न किया है मैं जवाब दे दूंगा। तो मेरा पहला तो ये है कि जो ये इस तरह का आधार के बिना आरोप लगाना ये ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए घोर अपमान है, इसमें सुधार करना चाहिए। अगर आपके पास तथ्य है, आपके पास पर्याप्त समय था, आपके पास तो कोर्ट जाना चाहिए था, पहली बात। दूसरा, आपने जो विषय उठाया कि केशव प्रसाद मौर्य की हार का, तो सिराथू जो सीट है वो कभी भी भाजपा की अपनी सीट नहीं रही है। पहली बार वहां से केशव प्रसाद मौर्य पिछले 2001 बार सिर्फ नहीं, भाजपा की सीट रही नहीं रही, ये इसका क्या मतलब है? उत्तर प्रदेश भी भाजपा का किसकी कौन सी सीट होती है सर? दुबे जी, उत्तर प्रदेश भी पहले भाजपा का नहीं रहा। मैं पहले जो आरोप लगाया, नहीं उत्तर प्रदेश भाजपा का रहा है क्या? मुझे बताइए ना। आप कह रहे भाजपा की ये सीट नहीं रही है, वो सीट को सुन लीजिए आप। नहीं ये क्या है? प्रवक्ता नहीं होगा ना, ये रमन जी से पूछिए आप ये सवाल। आप तो भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, जवाब दे दीजिए इस पे भी। आप भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करने लगे ना सर, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। ट्रायंगुलर फाइट थी तब जो केशव प्रसाद मौर्य जीत पाए थे। जब बाइपोलर फाइट आई है तो वहां पे केशव प्रसाद मौर्य के हारने से ज्यादा पल्लवी पटेल की जीत है। और वहां पे जो बसपा को लगभग जो पिछले चुनाव में 2017 में जो वोट मिला था, भारतीय जनता पार्टी के 10 से ज्यादा मंत्री हारे हैं, उस पर जवाब दे दीजिए शैलेंद्र दुबे। ठीक है भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा सा सवाल और बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। इस चुनावों का 2024 में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आपको लगता है
कितनी उत्साहित है 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी, और क्या इसी तरह रणनीति के साथ काम होगा? किस तरह की रणनीति है, किस तरह की आगे की प्लानिंग है आप लोगों? देखिए, जहां तक बात अभी पिंटू जी कर रहे थे, उनको ये याद रहना चाहिए, प्रकाश जी ने बात उठाई कि जो निर्वाचन आयोग होता है पूर्ण समय देता है ऑब्जेक्शंस पेश करने का, और उसके बाद भी फाइनलाइजेशन जो चुनाव के अनाउंसमेंट के बाद भी अगर किसी का रह जाता है तो भी अपने प्रमाण साक्षातों के साथ वो समय देता है कि आप अपने नाम को लिस्ट में डलवा सकें। ये एक विषय। दूसरा विषय ये है जो आपने सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दे दूं। जनता उत्साहित, जल्दी से जनता उत्साहित है और वोटर उत्साहित, और भाजपा एक ही मत से काम कर रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सेवा करनी है और रिपोर्ट कार्ड लेके जानी। हम उन लोगों की तरह नहीं है जो बोलते हैं ये मेरे पिताजी का राज है, पूरे करने हैं जो कि मैनिफेस्टो में किए गए थे, वो वायदे भी पूरे करने। हमने तो देखे, हमारे राम मंदिर 370 एक सर वो हो गया सर। इस बार का मैनिफेस्टो की बात कर रही हूँ ना। नहीं, राम मंदिर आपने थोड़ी बना दिया सर, कैसे बात कर रहे हैं? लड़ाई लगाने वाले लोग हैं। मैनिफेस्टो विकास की बात कहाँ करेंगे? तो ये समझना पड़ेगा कि वादे भी पूरे करते हैं, इरादे भी पूरे करते हैं और जनता की अपेक्षाओं आशाओं को भी पूरा करते हैं। रमन जी, पिछली बार के वादे इसी उम्मीद के साथ आपको जनादेश मिला है, जनता का प्यार मिला है, और उम्मीद यही करते हैं कि आप जो वायदे कर चुके हैं जनता से वो पूरे करेंगे और वक्त पे ही पूरे करेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।